नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर की दुनिया में। यहां हम आपके लिए लाते हैं उन कहानियों को जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और दिल की धड़कनों को तेज कर देंगी। ऐसी रहस्यमयी कहानियां जहां आपको हर पल डर और खौफ का एहसास होगा। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कल्पना कीजिए एक ट्रेन का सफर जहां दोस्तों की हंसी मजाक मौत की सांस में बदल जाती है। ये कहानी है विकास की, 32 साल के एक ऑफिस वर्कर की, जो दिल्ली से कोलकाता जा रहा था, लेकिन उसकी सूरत अब एक जीते जागते भूत की तरह हो गई है। विकास की आंखें काले गड्ढों जैसी, जैसे भूतों की ट्रेन की लाल चमक उनमें कैद हो। बाल उलझे सफेद, जैसे रात की उस ट्रेन की सीट से निकली जड़ें। त्वचा पीली सूखी, जैसे लाश की खाल, और आवाज कर्कश, जैसे भूतों की ट्रेन की सीटी। विकास की सांस में सड़ांत, जैसे उस ट्रेन की सड़ी हवा। उसे देखकर लगता है वो खुद एक भूत है, जिसके पीछे भूतों की ट्रेन की छाया मंडराती है। वो रात जब वो ट्रेन आई और उसके दोस्त गायब हो गए, विकास की जिंदगी बदल गई। सुनो, ये सच्ची दास्तान है और हर मोड़ पर मौत इंतजार कर रही थी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भीड़ रात के 9 बजे भी अपने चरम पर थी। हॉर्न की आवाजें, यात्रियों की चहल पहल और कुलियों की चीख पुकार हवा में गूंज रही थी। मैं विकास अपने 3 दोस्तों विशाल, सनी और रिया के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर खड़ा था, जहां सियालदह एक्सप्रेस खड़ी थी। हम चारों कॉलेज के दिनों से दोस्त थे और ये ट्रिप कोलकाता में विशाल की बहन की शादी के लिए थी। सनी अपने चुटकुलों से माहौल हल्का करने की कोशिश कर रहा था, रिया अपने मोबाइल में सेल्फी लेने में मशगूल थी और विशाल चिप्स का पैकेट खोलकर सबको ऑफर कर रहा था। लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। हवा में एक ठंडक थी जो सामान्य नहीं लग रही थी। विकास, तू इतना गंभीर क्यों है भाई? शादी में जा रहे हैं, मस्ती कर। सनी ने मेरे कंधे पर थपकी दी। उसका चेहरा हंसी से चमक रहा था। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मेरी नजर प्लेटफॉर्म के कोने पर अटक गई। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें अजीब थीं, सफेद, जैसे बिना पुतलियों की। उसने फटा हुआ कुर्ता पहना था और उसके हाथ में एक पुराना जर्जर ताबीज लटक रहा था, जो हवा में हल्का सा हिल रहा था। उसकी नजर मुझ पर थी और उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो मेरे रोंगटे खड़े कर रहा था। वो बूढ़ा कौन है? मैंने फुसफुसाकर विशाल से पूछा। उसने उस तरफ देखा और कंधे उचकाए। कोई भिखारी होगा। विकास, तू भी ना हर चीज में भूत ढूंढता है। रिया ने हंसते हुए कहा। विकास, तू तो शुरू से डरपोक है। याद है कॉलेज में वो भूतों वाली कहानी सुनकर तू रात भर सोया नहीं था। सब हंस पड़े, लेकिन मेरे मन की बेचैनी बढ़ रही थी। ट्रेन की सीटी बजी और हम अपने AC 2 टियर कोच में चढ़ गए। हमारा डिब्बा लगभग खाली था, सिर्फ कुछ यात्री इधर उधर बिखरे थे। हमारी सीटें साइड लोअर और अपर बर्थ पर थीं। सनी ने अपनी बर्थ पर बैग फेंका और चिल्लाया, लो अब मस्ती शुरू। लेकिन मेरे मन में वो बूढ़े की आंखें अटक गई थीं। वो मुझे घूर रहा था, जैसे वो मेरे बारे में कुछ जानता हो। जैसे ही ट्रेन चली, मैंने खिड़की से बाहर झांका। स्टेशन की लाइट्स धीरे धीरे पीछे छूट रही थीं और अंधेरा गहराता जा रहा था। रिया ने अपने मोबाइल में गाना चालू किया, कोई पुराना बॉलीवुड गाना जो माहौल को हल्का करने की कोशिश कर रहा था। विशाल ने चिप्स का पैकेट खोल लिया और सबको ऑफर किया। खा लो भाई, लंबा सफर है, उसने कहा। मैंने एक चिप्स लिया, लेकिन मेरे मन में कुछ गड़बड़ थी। हवा में एक सड़ांत थी, जैसे सड़ा हुआ मांस। ये क्या गंध है? मैंने पूछा। सनी ने खिड़की से बाहर झांका। शायद कोई कचरा जल रहा हो। विकास, रिलैक्स कर। लेकिन तभी एक टीटी हमारे पास आया। उसका चेहरा पीला था, जैसे उसने हफ्तों से खाना नहीं खाया हो। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं और उसकी वर्दी पुरानी और मैली थी। टिकट, उसने कर्कश आवाज में कहा। मैंने टिकट दिखाया,
लेकिन उसने मेरी तरफ इतनी देर तक घूरा कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रात को सावधान रहना, उसने फुसफुसाया और चला गया। उसकी आवाज में कुछ था, एक ठंडक, जैसे वो कोई चेतावनी दे रहा हो। ये क्या था? मैंने रवि से पूछा। सनी हंसा। अरे, टीटी को ड्रामा करना आता है, तू टेंशन मत ले। लेकिन रिया ने मेरी तरफ देखा। विकास, वो थोड़ा अजीब था ना? मैंने सिर हिलाया। तभी हमारी बर्थ के पास एक बूढ़ी औरत दिखी। उसने सफेद साड़ी पहनी थी और उसका चेहरा घूंघट में छिपा था। वो धीरे धीरे हमारे पास आई और रुकी। क्या चाहिए अम्मा? विशाल ने पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक कर्कश हंसी हंसी और गायब हो गई, जैसे वो हवा में घुल गई हो। ये क्या था? सनी की हंसी अब गायब थी। मैंने अपने ताबीज को छुआ जो मेरी मां ने मुझे दिया था। AUM हनुमंते नमः, मैंने बुदबुदाया। मेरे मन में एक सवाल गूंज रहा था। क्या ये वही भूतों की ट्रेन थी जिसके बारे में लोग अफवाहें सुनाते थे? ट्रेन अब दिल्ली की सीमा छोड़ चुकी थी और बाहर का अंधेरा गहरा हो गया था। खिड़की के बाहर जंगल शुरू हो चुके थे और पेड़ों की छायाएं ट्रेन की गति के साथ नाच रही थीं। सनी ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। चलो, कोई डरावनी कहानी सुनाते हैं, उसने कहा। रिया ने अपनी आंखें बड़ी कीं। सनी, तू पागल है? वैसे ही माहौल अजीब है। लेकिन विशाल ने हंसते हुए कहा, अरे सुनाओ ना, विकास को तो भूतों की कहानियां बहुत पसंद हैं। सनी ने शुरू किया। सुनो, इस रूट की एक पुरानी कहानी है। लोग कहते हैं कि इस ट्रेन में एक भूतों की ट्रेन आती है। रात को जब जंगल शुरू होता है, एक पुरानी ट्रेन इस सियालदह एक्सप्रेस के बगल में चलने लगती है। उसमें कोई यात्री नहीं होता, सिर्फ आत्माएं, और जो उसे देख लेता है वो फिर कभी वापस नहीं आता। रिया ने चिल्लाकर कहा, सनी बंद कर ये बकवास। लेकिन मेरे मन में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। सनी, ये सच है? मैंने पूछा। उसने हंसकर कहा, अरे मजाक कर रहा हूं भाई, तू भी ना डर गया। लेकिन तभी ट्रेन की गति धीमी हो गई। एक अजीब सी खरोंच की आवाज आई, जैसे कोई ट्रेन की खिड़की को खरोंच रहा हो। मैंने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। सिर्फ अंधेरा था और उसमें कुछ हिल रहा था, जैसे कोई साया। विकास, तूने कुछ देखा? रिया ने कांपते हुए पूछा। मैंने सिर हिलाया। पता नहीं, शायद पेड़ की टहनियां हों। लेकिन मेरे मन में डर बढ़ रहा था। मैंने अपने ताबीज को और जोर से पकड़ा। तभी डिब्बे की लाइट्स टिमटिमाने लगीं। सनी ने हंसने की कोशिश की। लो, अब बिजली भी ड्रामा कर रही है। लेकिन उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। लाइट्स पूरी तरह बुझ गईं और डिब्बे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ ट्रेन की गति की आवाज थी और कहीं दूर से एक हल्की सी फुसफुसाहट। विकास, वो आवाज मेरे नाम को पुकार रही थी। मैंने टॉर्च ऑन की और चारों तरफ रोशनी डाली। हमारा डिब्बा अब पूरी तरह खाली था, बाकी यात्री गायब थे। ये क्या हो रहा है? विशाल ने चीखा। रिया ने मेरे हाथ को पकड़ लिया। विकास, कुछ गड़बड़ है। मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मैं रुका नहीं। तभी खिड़की के बाहर एक साया दिखा, वही बूढ़ा जिसे मैंने स्टेशन पर देखा था। उसकी आंखें सफेद थीं और उसका ताबीज हवा में तैर रहा था। तूने हमारा रास्ता चुना, उसकी कर्कश आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। सियालदह एक्सप्रेस दिल्ली की सीमा को पीछे छोड़ चुकी थी और अब बाहर का दृश्य जंगल के घने अंधेरे में डूबा हुआ था। मैं, विकास, अपनी साइड लोअर बर्थ पर बैठा था। मेरे हाथ में मां का दिया हुआ ताबीज था, जिसे मैं बार बार छू रहा था। मेरे सामने विशाल चिप्स का पैकेट खोलकर मजे ले रहा था। सनी अपने चुटकुलों से डिब्बे में हंसी बिखेर रहा था और रिया अपने मोबाइल में गाने बदल रही थी। लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। स्टेशन पर देखे गए उस बूढ़े की सफेद आंखें और टीटी की कर्कश चेतावनी, रात को सावधान रहना, मेरे दिमाग में बार बार गूंज रही थी। डिब्बे में हल्की सी ठंडक थी और हवा में एक सड़ांत थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। विकास, तू इतना डरा हुआ क्यों है भाई? ये ट्रेन है, कोई भूतों का अड्डा नहीं। सनी ने हंसते हुए कहा और एक चिप्स मेरी तरफ उछाला। मैंने उसे पकड़ा और मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मेरी नजर खिड़की की तरफ थी, जहां पेड़ों की छायाएं अजीब तरह से हिल रही थीं। सनी, तूने जो भूतों की ट्रेन की कहानी सुनाई, वो मजाक थी ना? मैंने पूछा।
सनी ने ठाका लगाया। अरे बिल्कुल मजाक था, तू भी ना डरपोक। रिया ने अपने गाने बंद किए और कहा, सनी तूने वो कहानी क्यों सुनाई? अब मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है। विशाल ने चिप्स का पैकेट बंद किया और कहा, अरे ये सब बकवास है, चलो कुछ मस्ती करते हैं, कार्ड्स निकालो। सनी ने अपने बैग से ताश की गड्डी निकाली और हम चारों ने रमी खेलना शुरू किया। कुछ देर के लिए माहौल हल्का हो गया। सनी अपने चुटकुले सुनाता रहा, कभी ट्रेन के खाने की शिकायत करता तो कभी टीटी को ड्रामेबाज कहता। रिया ने एक पुराना बॉलीवुड गाना चालू किया और विशाल ने ताश में चीटिंग शुरू कर दी। विशाल तू फिर से गड़बड़ कर रहा है, रिया ने हंसते हुए कहा, लेकिन तभी डिब्बे की लाइट्स टिमटिमाने लगीं। ये क्या? रिया ने चौंक कर पूछा। लाइट्स एक पल के लिए पूरी तरह बुझ गईं और डिब्बे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ ट्रेन की गति की आवाज थी और कहीं दूर से एक हल्की सी फुसफुसाहट। विकास। वो आवाज मेरे नाम को पुकार रही थी, जैसे कोई मेरे कान में फुसफुसा रहा हो। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और चारों तरफ रोशनी डाली। हमारा डिब्बा अब पूरी तरह खाली था। बाकी यात्री जो कुछ देर पहले अपनी बर्थ पर थे, गायब थे। ये लोग कहां गए? विशाल ने चीखा। उसकी आवाज में अब मजाक की जगह डर था। सनी की हंसी गायब थी। विकास, ये क्या हो रहा है? मैंने अपने ताबीज को और जोर से पकड़ा और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहूं लोक उजागर। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मैं रुका नहीं। तभी खिड़की के बाहर एक साया दिखा, वही बूढ़ा जिसे मैंने स्टेशन पर देखा था। उसकी आंखें सफेद थीं, जैसे बिना पुतलियों की, और उसका ताबीज हवा में तैर रहा था, जिससे काला धुआं निकल रहा था। तूने हमारा रास्ता चुना। उसकी कर्कश आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। रिया ने चीख कर मेरा हाथ पकड़ा। विकास, वो क्या था? मैंने टॉर्च की रोशनी बाहर डाली, लेकिन वो साया गायब हो चुका था। विकास, तुझे नहीं लगता ये वही भूतों की ट्रेन है? सनी ने कांपते हुए कहा। उसका चेहरा पसीने से भीगा था। मैंने सिर हिलाया। पता नहीं सनी, लेकिन कुछ गड़बड़ है। तभी डिब्बे के दरवाजे की तरफ से एक खरोंच की आवाज आई। मैंने टॉर्च की रोशनी वहां डाली। वहां वही बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसे हमने पहले देखा था। उसने सफेद साड़ी पहनी थी और उसका चेहरा घूंघट में छिपा था, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं, जैसे जलते हुए अंगारे। कीमत चुकाओ। उसकी कर्कश आवाज गूंजी और वो हवा में घुल गई। ये क्या था? विशाल ने चीखा। उसकी आवाज अब पूरी तरह डर से भरी थी। मैंने हनुमान चालीसा और तेज किया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मेरी आवाज डिब्बे में गूंज रही थी। तभी ट्रेन की गति धीमी हो गई और एक अजीब सी ठंडक डिब्बे में फैल गई। खिड़की के बाहर जंगल का अंधेरा अब और गहरा हो गया था और पेड़ों की छायाएं अजीब तरह से नाच रही थीं, जैसे कोई उनमें छिपा हो। विकास, ये ट्रेन रुक रही है, रिया ने चीखा। उसकी आंखें डर से भरी थीं। मैंने खिड़की से बाहर झांका। वहां कोई स्टेशन नहीं था, सिर्फ जंगल का सन्नाटा। ट्रेन अब पूरी तरह रुक चुकी थी। डिब्बे में सन्नाटा था और हवा में वो सड़ांध और तेज हो गई थी। सनी ने कांपते हुए कहा, विकास, ये वही जगह है जहां वो भूतों की ट्रेन की कहानी शुरू होती है। मैंने अपने ताबीज को और जोर से पकड़ा। सनी, शांत रह, हमें कुछ करना होगा। लेकिन मेरे शब्द खोखले थे। तभी डिब्बे के दरवाजे पर एक और खरोंच की आवाज आई। मैंने टॉर्च की रोशनी वहां डाली। वहां एक बच्चा खड़ा था। उसकी त्वचा काली थी, जैसे सड़ा हुआ कोयला, और उसकी आंखें लाल थीं, जैसे जलता हुआ अंगारा। उसकी छाती पर एक ताबीज था, ठीक वही जो उस बूढ़े के पास था। तू हमारा है। उसकी आवाज इतनी कर्कश थी कि मेरे कानों में चुभ गई। रिया ने चीखा और मेरे पीछे छिप गई। विकास, ये क्या है? मैंने ताबीज लहराया और चीखा, दूर हो जा। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और वो बच्चा गायब हो गया, लेकिन उसकी चीख डिब्बे में गूंज रही थी। विशाल ने चीखा, विकास, हमें इस डिब्बे से निकलना होगा। मैंने सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन पहले हमें यह समझना होगा कि ये क्या चाहते हैं। सनी ने कांपते हुए कहा, विकास, ये वही भूतों की ट्रेन है। मैंने मजाक में कहा था, लेकिन ये सच है। मैंने अपने ताबीज को और जोर से पकड़ा और हनुमान चालीसा पढ़ना जारी रखा। जय हनुमान। मेरी आवाज अब और तेज थी।
तभी डिब्बे की लाइट्स फिर से टिमटिमाने लगीं और एक अजीब सी हलचल हुई। खिड़की के बाहर मुझे एक पुरानी ट्रेन की हल्की सी छवि दिखी, जंग लगी, टूटी फूटी और उसकी खिड़कियों में लाल चमक। विकास, वो देख, रिया ने चीखा। मैंने टॉर्च की रोशनी बाहर डाली। वो पुरानी ट्रेन हमारे बगल में चल रही थी और उसकी खिड़कियों में साए हिल रहे थे। ये भूतों की ट्रेन है, सनी ने फुसफुसाया। मैंने अपने ताबीज को लहराया और चीखा, हम डरते नहीं। लेकिन मेरे शब्द मेरे अपने कानों में खोखले लग रहे थे। तभी डिब्बे का दरवाजा अपने आप खुल गया और एक ठंडी हवा अंदर घुस आई। हवा में वो सड़ांत इतनी तेज थी कि मेरा सिर चकराने लगा। मैंने टॉर्च की रोशनी दरवाजे की तरफ डाली। वहां वही बूढ़ा खड़ा था। उसकी आंखें सफेद थीं और उसके ताबीज से काला धुआं निकल रहा था। तूने हमारा रास्ता चुना, उसकी आवाज मेरे दिमाग में थी, जैसे कोई मेरे सिर को खुरच रहा हो। मैंने हनुमान चालीसा और तेज किया। ना से रोग हरे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। मेरी आवाज डिब्बे में गूंज रही थी। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और वो बूढ़ा एक पल के लिए पीछे हट गया, लेकिन उसकी चीख जंगल में गूंज रही थी। विकास, हमें इस डिब्बे से निकलना होगा, विशाल ने चीखा। मैंने सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। हम चारों डिब्बे के दरवाजे की तरफ बढ़े, लेकिन तभी ट्रेन फिर से चल पड़ी। ट्रेन की गति अब और तेज हो गई थी और खिड़की के बाहर वो पुरानी ट्रेन अभी भी हमारे बगल में चल रही थी। उसकी खिड़कियों में लाल चमक थी और साए हिल रहे थे, जैसे कोई हमें देख रहा हो। विकास, ये क्या है? रिया ने कांपते हुए पूछा। मैंने अपने ताबीज को और जोर से पकड़ा और कहा, पता नहीं रिया, लेकिन हमें हिम्मत रखनी होगी। तभी डिब्बे की लाइट्स फिर से बुझ गईं और एक जोरदार चीख गूंजी। ट्रेन की गति धीमी हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। मैं, विकास, अपनी साइड लोअर बर्थ पर बैठा था। मेरे हाथ में मां का दिया हुआ ताबीज था, जिसे मैं बार बार छू रहा था। मेरे सामने विशाल चिप्स का पैकेट खोलकर मजे ले रहा था। सनी अपने चुटकुलों से माहौल हल्का करने की कोशिश कर रहा था और रिया अपने मोबाइल में गाने बदल रही थी। लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। स्टेशन पर देखे गए उस बूढ़े की सफेद आंखें और टीटी की कर्कश चेतावनी, रात को सावधान रहना, मेरे दिमाग में बार बार गूंज रही थी। डिब्बे में हल्की सी ठंडक थी और हवा में एक सड़ांत थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। विकास, तू इतना डरा हुआ क्यों है भाई? ये ट्रेन है, कोई भूतों का अड्डा नहीं, सनी ने हंसते हुए कहा और एक चिप्स मेरी तरफ उछाला। मैंने उसे पकड़ा और मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मेरी नजर खिड़की की तरफ थी, जहां पेड़ों की छायाएं अजीब तरह से हिल रही थीं। सनी, तूने जो भूतों की ट्रेन की कहानी सुनाई, वो मजाक थी ना? मैंने पूछा। सनी ने ठाका लगाया। अरे बिल्कुल मजाक था, तू भी ना डरपोक। रिया ने अपने गाने बंद किए और कहा, सनी, तूने वो कहानी क्यों सुनाई? अब मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है। विशाल ने चिप्स का पैकेट बंद किया और कहा, अरे ये सब बकवास है, चलो कुछ मस्ती करते हैं, कार्ड्स निकालो। सनी ने अपने बैग से ताश की गड्डी निकाली और हम चारों ने रमी खेलना शुरू किया। कुछ देर के लिए माहौल हल्का हो गया। सनी अपने चुटकुलों से सबको हंसाने की कोशिश कर रहा था। अरे, अगर भूत भी ट्रेन में सफर करते हैं तो वो एसी कोच में ही होंगे, क्योंकि भूतों को भी कूल रहना पसंद है। सब हंस पड़े, लेकिन मेरी हंसी खोखली थी। लेकिन तभी ट्रेन की गति धीमी हो गई। एक अजीब सी खरोंच की आवाज आई, जैसे कोई ट्रेन की खिड़की को खरोंच रहा हो। मैंने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। सिर्फ जंगल का अंधेरा था और पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही थीं। विकास, तूने कुछ देखा? रिया ने कांपते हुए पूछा। मैंने सिर हिलाया। पता नहीं, शायद पेड़ की टहनियां हों, लेकिन मेरे मन में डर बढ़ रहा था। मैंने अपने ताबीज को और जोर से पकड़ा। तभी डिब्बे की लाइट्स टिमटिमाने लगीं। ये क्या? रिया ने चौंक कर पूछा। लाइट्स एक पल के लिए पूरी तरह बुझ गईं और डिब्बे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ ट्रेन की गति की आवाज थी और कहीं दूर से एक हल्की सी फुसफुसाहट। विकास। वो आवाज मेरे नाम को पुकार रही थी, जैसे कोई मेरे कान में फुसफुसा रहा हो। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की
और चारों तरफ रोशनी डाली। हमारा डिब्बा अब पूरी तरह खाली था। बाकी यात्री जो कुछ देर पहले अपनी बर्थ पर थे गायब थे। ये लोग कहां गए? विशाल ने चीखा। उसकी आवाज में अब मजाक की जगह डर था। सनी की हंसी गायब थी। विकास, ये क्या हो रहा है? मैंने अपने ताबीज को और जोर से पकड़ा और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहूं लोक उजागर। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मैं रुका नहीं। तभी खिड़की के बाहर एक साया दिखा, वही बूढ़ा जिसे मैंने स्टेशन पर देखा था। उसकी आंखें सफेद थीं, जैसे बिना पुतलियों की, और उसका ताबीज हवा में तैर रहा था, जिससे काला धुआं निकल रहा था। तूने हमारा रास्ता चुना, उसकी कर्कश आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। रिया ने चीख कर मेरा हाथ पकड़ा। विकास, वो क्या था? मैंने टॉर्च की रोशनी बाहर डाली, लेकिन वो साया गायब हो चुका था। विकास, तुझे नहीं लगता ये वही भूतों की ट्रेन है? सनी ने कांपते हुए कहा। उसका चेहरा पसीने से भीगा था। मैंने सिर हिलाया। पता नहीं सनी, लेकिन कुछ गड़बड़ है। तभी डिब्बे के दरवाजे की तरफ से एक खरोंच की आवाज आई। मैंने टॉर्च की रोशनी वहां डाली। वहां वही बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसे हमने पहले देखा था। उसने सफेद साड़ी पहनी थी और उसका चेहरा घूंघट में छिपा था, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं, जैसे जलते हुए अंगारे। कीमत चुकाओ, उसकी कर्कश आवाज गूंजी और वो हवा में घुल गई। ये क्या था? विशाल ने चीखा। उसकी आवाज अब पूरी तरह डर से भरी थी। मैंने हनुमान चालीसा और तेज किया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मेरी आवाज डिब्बे में गूंज रही थी। तभी ट्रेन की गति धीमी हो गई और एक अजीब सी ठंडक डिब्बे में फैल गई। खिड़की के बाहर जंगल का अंधेरा अब और गहरा हो गया था और पेड़ों की छायाएं अजीब तरह से नाच रही थीं, जैसे कोई उनमें छिपा हो। विकास, ये ट्रेन रुक रही है, रिया ने चीखा। उसकी आंखें डर से भरी थीं। मैंने खिड़की से बाहर झांका। वहां कोई स्टेशन नहीं था, सिर्फ जंगल का सन्नाटा। ट्रेन अब पूरी तरह रुक चुकी थी। डिब्बे में सन्नाटा था और हवा में वो सड़ांत और तेज हो गई थी। सनी ने कांपते हुए कहा, विकास, ये वही जगह है जहां वो भूतों की ट्रेन की कहानी शुरू होती है। मैंने अपने ताबीज को और जोर से पकड़ा। सनी, शांत रह, हमें कुछ करना होगा। लेकिन मेरे शब्द खोखले थे। तभी डिब्बे के दरवाजे पर एक और खरोंच की आवाज आई। मैंने टॉर्च की रोशनी वहां डाली। वहां एक बच्चा खड़ा था। उसकी त्वचा काली थी, जैसे सड़ा हुआ कोयला, और उसकी आंखें लाल थीं, जैसे जलता हुआ अंगारा। उसकी छाती पर एक ताबीज था, ठीक वही जो उस बूढ़े के पास था। तू हमारा है। उसकी आवाज इतनी कर्कश थी कि मेरे कानों में चुभ गई। रिया ने चीखा और मेरे पीछे छिप गई। विकास, ये क्या है? मैंने ताबीज लहराया और चीखा, दूर हो जा। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और वो बच्चा गायब हो गया, लेकिन उसकी चीख डिब्बे में गूंज रही थी। विशाल ने चीखा, विकास, हमें इस डिब्बे से निकलना होगा। मैंने सिर हिलाया और कहा, हां, लेकिन पहले हमें यह समझना होगा कि ये क्या चाहते हैं। सनी ने कांपते हुए कहा, विकास, ये वही भूतों की ट्रेन है। मैंने मजाक में कहा था, लेकिन ये सच है। मैंने अपने ताबीज को और जोर से पकड़ा और हनुमान चालीसा पढ़ना जारी रखा। जय हनुमान। मेरी आवाज अब और तेज थी। तभी डिब्बे की लाइट्स फिर से टिमटिमाने लगीं और एक अजीब सी हलचल हुई। खिड़की के बाहर मुझे एक पुरानी ट्रेन की हल्की सी छवि दिखी। जंग लगी, टूटी फूटी, और उसकी खिड़कियों में लाल चमक। विकास, वो देख, रिया ने चीखा। मैंने टॉर्च की रोशनी बाहर डाली। वो पुरानी ट्रेन हमारे बगल में चल रही थी और उसकी खिड़कियों में साए हिल रहे थे, जैसे कोई हमें देख रहा हो। ये भूतों की ट्रेन है, सनी ने फुसफुसाया। उसका चेहरा पसीने से तर था। मैंने अपने ताबीज को लहराया और चीखा, हम डरते नहीं। लेकिन मेरे शब्द मेरे अपने कानों में खोखले लग रहे थे। तभी डिब्बे का दरवाजा अपने आप खुल गया और एक ठंडी हवा अंदर घुस आई। हवा में वो सड़ांत इतनी तेज थी कि मेरा सिर चकराने लगा। मैंने टॉर्च की रोशनी दरवाजे की तरफ डाली। वहां वही बूढ़ा खड़ा था। उसकी आंखें सफेद थीं और उसके ताबीज से काला धुआं निकल रहा था। तूने हमारा रास्ता चुना। उसकी आवाज मेरे दिमाग में थी, जैसे कोई मेरे सिर को खुरच रहा हो। मैंने हनुमान चालीसा और तेज किया।
नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। मेरी आवाज डिब्बे में गूंज रही थी। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और वो बूढ़ा एक पल के लिए पीछे हट गया, लेकिन उसकी चीख जंगल में गूंज रही थी। विकास, हमें इस डिब्बे से निकलना होगा, विशाल ने चीखा। मैंने सिर हिलाया और कहा, हां, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। हम चारों डिब्बे के दरवाजे की तरफ बढ़े, लेकिन तभी ट्रेन फिर से चल पड़ी। ट्रेन की गति अब और तेज हो गई थी और खिड़की के बाहर वो पुरानी ट्रेन अभी भी हमारे बगल में चल रही थी। उसकी खिड़कियों में लाल चमक थी और साए हिल रहे थे, जैसे कोई हमें देख रहा हो। विकास, ये क्या है? रिया ने कांपते हुए पूछा। मैंने अपने ताबीज को और जोर से पकड़ा और कहा, पता नहीं रिया, लेकिन हमें हिम्मत रखनी होगी। तभी डिब्बे की लाइट्स फिर से बुझ गईं और एक जोरदार चीख गूंजी। मैंने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ डाली। डिब्बा खाली था। ये लोग कहां गए? सनी ने चीखा। मैंने हनुमान चालीसा और तेज किया, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। मेरी आवाज अब और मजबूत हो रही थी। तभी खिड़की के बाहर वो बूढ़ा फिर से दिखा। उसकी आंखें सफेद थीं और उसका ताबीज काला धुआं उगल रहा था। तूने हमारा रास्ता चुना, उसकी आवाज मेरे दिमाग में थी। मैंने ताबीज लहराया और चीखा, दूर हो जा। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और वो साया गायब हो गया, लेकिन डर खत्म नहीं हुआ था। ट्रेन की गति अब सामान्य हो गई थी, लेकिन डिब्बे में ठंडक बढ़ रही थी। रिया ने मेरे हाथ को पकड़ लिया। विकास, मुझे लगता है ये ट्रेन, ये हमारी नहीं है। मैंने सिर हिलाया। हां रिया, ये भूतों की ट्रेन है, सनी ने कांपते हुए कहा। विकास, हमें टीटी को बुलाना होगा। लेकिन जब हमने घंटी बजाई, कोई जवाब नहीं आया। तभी डिब्बे के दरवाजे पर एक खरोंच की आवाज आई। मैंने टॉर्च की रोशनी वहां डाली। वहां वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसका घूंघट हटा हुआ था और उसकी आंखें लाल थीं। कीमत चुकाओ, उसकी कर्कश आवाज गूंजी। हम सब चीख पड़े। मैंने ताबीज लहराया और चीखा, हनुमान जी, हमें बचा लो। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और वो गायब हो गई, लेकिन उसकी हंसी अभी भी डिब्बे में गूंज रही थी। विकास, ये क्या हो रहा है? रिया ने रोते हुए पूछा। मैंने उसे गले लगाया और कहा, रिया, हिम्मत रख, हम इससे निकल जाएंगे। विशाल ने चीखा, विकास, ये ट्रेन रुक गई है। मैंने खिड़की से बाहर झांका। ट्रेन जंगल के बीच रुक चुकी थी और बाहर कोई स्टेशन नहीं था, सिर्फ अंधेरा और वो साएं। सियालदह एक्सप्रेस अब जंगल के बीच पूरी तरह रुक चुकी थी। मैं, विकास, अपने दोस्तों विशाल, सनी और रिया के साथ AC 2 टियर कोच में खड़ा था। मेरे हाथ में मां का दिया हुआ ताबीज इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि मेरी हथेली में निशान पड़ गए। डिब्बे में सन्नाटा था और हवा में सड़ांत की गंध इतनी तेज थी कि मेरा गला घुट रहा था। खिड़की के बाहर जंगल का अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी उसमें डूब रही थी। पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही थीं, जैसे कोई उनमें छिपकर हमें देख रहा हो। सनी की हंसी अब पूरी तरह गायब थी और रिया का चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। विशाल ने कांपते हुए कहा, विकास, ये जगह, ये सही नहीं लग रही। हमें इस डिब्बे से निकलना होगा। मैंने फुसफुसाया। मेरी आवाज कांप रही थी। मैंने अपने ताबीज को और जोर से पकड़ा और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। मेरी आवाज डिब्बे में गूंज रही थी, लेकिन वो सन्नाटा उसे निगल रहा था। तभी एक जोरदार चीख गूंजी। वो वही बूढ़ी औरत थी जिसे हमने पहले देखा था। उसकी सफेद साड़ी हवा में लहरा रही थी और उसकी लाल आंखें हमें घूर रही थीं। कीमत चुकाओ, उसकी कर्कश आवाज मेरे दिमाग में चुभ रही थी। विकास, वो फिर से। रिया ने चीखकर मेरा हाथ पकड़ा। मैंने टॉर्च की रोशनी उसकी तरफ डाली, लेकिन वो एक पल में गायब हो गई। तभी डिब्बे का दरवाजा अपने आप खुल गया और एक ठंडी हवा अंदर घुस आई। हवा इतनी ठंडी थी कि मेरी हड्डियां जम रही थीं। हमें बाहर निकलना होगा, विशाल ने चीखा। हम चारों डिब्बे के दरवाजे की तरफ दौड़े, लेकिन तभी ट्रेन की गति फिर से शुरू हो गई। ये क्या हो रहा है? सनी ने चीखा। उसका चेहरा पसीने से भीगा था। विकास, हमें जंगल में नहीं उतरना चाहिए, रिया ने रोते हुए कहा। वो चुड़ैल हमें मार डालेगी। मैंने उसे गले लगाया और कहा, रिया, हिम्मत रख, हमारा ताबीज हमें बचाएगा। लेकिन मेरे शब्द खोखले थे।
तभी खिड़की के बाहर एक साया दिखा। वो बूढ़ा जिसे मैंने स्टेशन पर देखा था। उसकी सफेद आंखें और ताबीज से निकलता काला धुआं अब और साफ दिख रहा था। तूने हमारा रास्ता चुना। उसकी आवाज मेरे सिर में गूंज रही थी। विकास, हमें ट्रेन में नहीं रहना चाहिए। विशाल ने चीखा, ये भूतों की ट्रेन है। मैंने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, हम अगले स्टेशन पर उतरेंगे। लेकिन मेरे मन में एक डर था, क्या कोई स्टेशन आएगा? ट्रेन अब तेजी से जंगल के बीच दौड़ रही थी और खिड़की के बाहर वो पुरानी जंग लगी ट्रेन फिर से दिख रही थी। उसकी खिड़कियों में लाल चमक थी और साए हिल रहे थे जैसे कोई हमें देख रहा हो। तभी ट्रेन फिर से रुक गई। डिब्बे में सन्नाटा था और बाहर जंगल का अंधेरा और गहरा हो गया था। मैंने टॉर्च की रोशनी बाहर डाली। वहां कोई स्टेशन नहीं था, सिर्फ पेड़ों की काली छायाएं। विकास, हमें बाहर जाना होगा, सनी ने फुसफुसाया। ये ट्रेन हमें निगल लेगी। मैंने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, लेकिन सावधान रहना। हम चारों डिब्बे के दरवाजे की तरफ बढ़े और मैंने दरवाजा खोला। ठंडी हवा ने मेरे चेहरे को छुआ और वो सड़ांत इतनी तेज थी कि मेरा सिर चकराने लगा। हम जंगल में उतरे। चारों तरफ सन्नाटा था और पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही थीं जैसे कोई हमें बुला रहा हो। मैंने अपने ताबीज को पकड़ा और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, मेरी आवाज जंगल में गूंज रही थी। तभी एक कर्कश चीख गूंजी। वो चुड़ैल फिर से हमारे सामने थी। उसकी सफेद साड़ी हवा में तैर रही थी और उसकी लाल आंखें हमें घूर रही थीं। उसके साथ वो बच्चा था जिसकी त्वचा सड़ी हुई थी और उसकी आंखें लाल थीं। तू हमारा है। बच्चे की कर्कश आवाज मेरे कानों में चुभ रही थी। विकास, भाग! विशाल ने चीखा और मुझे खींचकर जंगल की तरफ दौड़ा। हम पेड़ों के बीच भाग रहे थे और हनुमान चालीसा की आवाज जंगल में गूंज रही थी। पेड़ों की टहनियां हमारे चेहरों को खरोंच रही थीं और वो सड़ांत इतनी तेज थी कि मेरा गला घुट रहा था। तभी मुझे अपने पैरों में कुछ महसूस हुआ। मैंने टॉर्च की रोशनी नीचे डाली। वो बच्चा मेरे पैरों को पकड़े था। उसके दांत मेरे जूते में घुसे हुए थे। मैंने चीख कर ताबीज लहराया और वो एक पल के लिए गायब हो गया। लेकिन उसकी चीख जंगल में गूंज रही थी। विकास, वो हमारे पीछे है, रिया ने चीखा। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो चुड़ैल हवा में तैर रही थी। उसकी साड़ी हवा में लहरा रही थी और उसकी लाल आंखें हमें घूर रही थीं। कीमत चुकाओ! उसकी आवाज जंगल में गूंज रही थी। मैंने ताबीज लहराया और चीखा, हनुमान जी, हमें बचा लो! तभी एक तेज हवा का झोंका आया और वो चुड़ैल एक पल के लिए पीछे हट गई, लेकिन उसकी हंसी अभी भी गूंज रही थी। हम जंगल में और गहरे उतर गए। चारों तरफ सन्नाटा था और पेड़ों की छायाएं हमें निगल रही थीं। सनी ने कांपते हुए कहा, विकास, ये जंगल, ये सही नहीं है। हमें वापस ट्रेन में जाना चाहिए। लेकिन मैंने कहा, नहीं सनी, वो ट्रेन अब हमारी नहीं है। हमें इस जंगल से निकलना होगा। विशाल ने चीखा, लेकिन वो चुड़ैल, वो हमें छोड़ेगी नहीं। मैंने अपने ताबीज को और जोर से पकड़ा और कहा, हम हनुमान चालीसा पढ़ते रहेंगे, वो हमें बचा लेगा। हम भागते रहे, लेकिन जंगल का सन्नाटा हमें डराए जा रहा था। हर कदम पर पेड़ों की टहनियां हमें रोक रही थीं, जैसे वो जीवित हों। तभी एक और चीख गूंजी। वो बूढ़ा अब हमारे सामने था। उसकी सफेद आंखें और ताबीज से निकलता काला धुआं हमें घूर रहा था। तू कहीं नहीं जाएगा, उसकी आवाज मेरे दिमाग में थी। मैंने ताबीज लहराया और चीखा, दूर हो जा! तभी एक तेज हवा का झोंका आया और वो बूढ़ा गायब हो गया, लेकिन उसकी चीख जंगल में गूंज रही थी। विकास, हमें कहां जाना है? रिया ने रोते हुए पूछा। मैंने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ डाली। जंगल में कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। हमें हाईवे ढूंढना होगा, मैंने कहा, लेकिन मेरे मन में डर था, क्या हम इस जंगल से निकल पाएंगे? तभी एक और चीख गूंजी। वो चुड़ैल फिर से हमारे पीछे थी। उसकी साड़ी हवा में तैर रही थी और उसकी लाल आंखें हमें घूर रही थीं। कीमत चुकाओ! उसकी आवाज जंगल में गूंज रही थी। हम भागते रहे, लेकिन जंगल का सन्नाटा हमें निगल रहा था। पेड़ों की टहनियां हमारे चेहरों को खरोंच रही थीं और वो सड़ांत इतनी तेज थी कि मेरा सिर चकराने लगा। तभी मुझे एक हल्की सी रोशनी दिखी, शायद हाईवे की। विकास, वो रहा रास्ता! सनी ने चीखा। मैंने ताबीज लहराया और हनुमान चालीसा और तेज किया।
ना से रोग हरे सब पीरा। मेरी आवाज जंगल में गूंज रही थी, लेकिन वो चुड़ैल अभी भी हमारे पीछे थी। उसकी चीखें और तेज हो रही थीं और उसकी लाल आंखें हमें घूर रही थीं। जंगल का सन्नाटा हमें निगल रहा था। मैं, विकास, अपने दोस्तों विशाल, सनी और रिया के साथ पेड़ों के बीच भाग रहा था। मेरे हाथ में मां का दिया हुआ ताबीज इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि मेरी हथेली दर्द कर रही थी। चुड़ैल की कर्कश चीखें और उसकी लाल आंखें हमारे पीछे थीं और वो बूढ़े का साया जंगल की छायाओं में कहीं छिपा था। हवा में सड़ांध इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। पेड़ों की टहनियां हमारे चेहरों को खरोंच रही थीं और हर कदम पर लग रहा था कि जंगल हमें अपने अंदर खींच रहा है। विकास, वो हाईवे कितनी दूर है? रिया ने रोते हुए पूछा। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। मैंने टॉर्च की रोशनी आगे डाली, जहां एक हल्की सी रोशनी दिख रही थी, शायद हाईवे की। बस थोड़ा और रिया, हिम्मत रख, मैंने चीखा, लेकिन मेरे शब्द मेरे अपने कानों में खोखले लग रहे थे। सनी ने कांपते हुए कहा, विकास, वो चुड़ैल, वो हमें नहीं छोड़ेगी। मैंने अपने ताबीज को लहराया और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। मेरी आवाज जंगल में गूंज रही थी, लेकिन वो सन्नाटा उसे दबा रहा था। तभी विशाल, जो सबसे आगे भाग रहा था, अचानक रुक गया। विकास, वो देख! उसने चीख कर एक पुरानी रेलवे पटरी की तरफ इशारा किया, जो जंगल के बीच से गुजर रही थी। पटरियां जंग लगी थीं और उनके आसपास घास उग आई थी। ये वही भूतों की ट्रेन की पटरियां हैं, सनी ने फुसफुसाया। उसका चेहरा पसीने से भीगा था। मैंने टॉर्च की रोशनी पटरियों पर डाली। वहां कुछ हिल रहा था, जैसे कोई साया। तभी एक कर्कश चीख गूंजी। वो चुड़ैल फिर से हमारे सामने थी। उसकी सफेद साड़ी हवा में तैर रही थी और उसकी लाल आंखें हमें घूर रही थीं। उसके साथ वो बच्चा था जिसकी त्वचा सड़ी हुई थी और उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं। कीमत चुकाओ! उनकी आवाजें एक साथ गूंजी। भागो! मैंने चीखा और हम चारों फिर से दौड़े। लेकिन तभी विशाल का पैर एक पेड़ की जड़ में उलझ गया और वो गिर पड़ा। विशाल! रिया ने चीखा और उसे उठाने की कोशिश की। मैंने और सनी ने भी रुककर उसे खींचा, लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और वो चुड़ैल विशाल के ठीक ऊपर तैर रही थी। विकास, मुझे बचाओ! विशाल ने चीखा, लेकिन उसकी आवाज अचानक रुक गई। मैंने टॉर्च की रोशनी उसकी तरफ डाली। विशाल गायब था। सिर्फ उसका चश्मा जमीन पर पड़ा था और उस पर काला चिपचिपा खून लगा था। विशाल! रिया ने रोते हुए चीखा। मैंने उसे गले लगाया और कहा, रिया, हमें भागना होगा। लेकिन सनी ठिठक गया। विकास, वो गायब कैसे हो गया? उसकी आवाज डर से टूट रही थी। मैंने अपने ताबीज को और जोर से पकड़ा और कहा, सनी, हिम्मत रख, हमें हाईवे तक पहुंचना है। लेकिन मेरे मन में डर था। विशाल को वो चुड़ैल ले गई थी और अब हम तीनों उसकी नजर में थे। हम जंगल में और गहरे उतर गए। सन्नाटा इतना गहरा था कि हमारे कदमों की आवाज भी गूंज रही थी। तभी सनी अचानक रुक गया। विकास, मुझे अकेले छोड़ दो, उसने फुसफुसाया। उसकी आंखें डर से भरी थीं। मैं अब और नहीं भाग सकता। मैंने उसका कंधा पकड़ा और कहा, सनी, हम साथ हैं, तुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन सनी ने मेरी बात अनसुनी की और एक पेड़ के पीछे छिप गया। मैं यहीं रुकूंगा, तुम लोग जाओ, उसने कहा। सनी, पागलपन मत कर, रिया ने चीखा, लेकिन सनी नहीं माना। मैंने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी एक और चीख गूंजी। वो चुड़ैल फिर से हमारे पीछे थी। विकास, भाग! रिया ने चीखा और मैंने उसे खींचकर जंगल की तरफ दौड़ा। सनी पीछे रह गया और उसकी चीख जंगल में गूंजी। विकास, मुझे मत छोड़ो। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, सनी गायब था। सिर्फ उसका बैग जमीन पर पड़ा था और उस पर वही काला चिपचिपा खून था। सनी! मैंने चीखा, लेकिन मेरी आवाज जंगल में खो गई। रिया मेरे पीछे रो रही थी। विकास, वो दोनों गायब हो गए। अब हमारा क्या होगा? मैंने अपने ताबीज को पकड़ा और कहा, रिया, हम हार नहीं मानेंगे, हमें हाईवे तक पहुंचना है। लेकिन मेरे मन में डर था, क्या हम बच पाएंगे? जंगल का सन्नाटा हमें निगल रहा था और वो चुड़ैल अभी भी हमारे पीछे थी। हम भागते रहे, लेकिन हर कदम पर पेड़ों की टहनियां हमें रोक रही थीं। तभी
मुझे वो बूढ़ा फिर से दिखा। उसकी सफेद आंखें और ताबीज से निकलता काला धुआं जंगल में फैल रहा था। तू कहीं नहीं जाएगा, उसकी आवाज मेरे दिमाग में थी। मैंने ताबीज लहराया और हनुमान चालीसा और तेज किया। ना से रोग हरे सब पीरा। मेरी आवाज जंगल में गूंज रही थी। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और वो बूढ़ा गायब हो गया, लेकिन उसकी चीख अभी भी गूंज रही थी। रिया ने मेरे हाथ को और जोर से पकड़ा। विकास, मुझे लगता है वो हमें नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा, रिया हिम्मत रख, हमारा ताबीज हमें बचाएगा। लेकिन मेरे शब्द खोखले थे। जंगल में एक पुरानी रेलवे पटरी फिर से दिखी और उस पर एक हल्की सी लाल चमक थी, जैसे भूतों की ट्रेन वहां से गुजरी हो। विकास, वो ट्रेन, रिया ने फुसफुसाया। मैंने टॉर्च की रोशनी पटरियों पर डाली। वहां कुछ हिल रहा था, जैसे कोई साया। तभी एक और चीख गूंजी। वो चुड़ैल फिर से हमारे सामने थी। उसकी साड़ी हवा में तैर रही थी और उसकी लाल आंखें हमें घूर रही थीं। कीमत चुकाओ, उसकी आवाज जंगल में गूंज रही थी। मैंने ताबीज लहराया और चीखा, हनुमान जी, हमें बचा लो। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और वो चुड़ैल एक पल के लिए पीछे हट गई, लेकिन उसकी हंसी जंगल में गूंज रही थी। हम भागते रहे, लेकिन जंगल का सन्नाटा हमें डराए जा रहा था। तभी मुझे एक हल्की सी रोशनी दिखी, हाईवे की। रिया, वो रहा रास्ता, मैंने चीखा। हम उस रोशनी की तरफ दौड़े, लेकिन चुड़ैल की चीखें हमारे पीछे थीं। तभी मुझे अपने पैरों में कुछ महसूस हुआ। मैंने टॉर्च की रोशनी नीचे डाली। वो बच्चा मेरे पैरों को पकड़े था। उसके दांत मेरे जूते में घुसे हुए थे। मैंने चीख कर ताबीज लहराया और वो गायब हो गया, लेकिन उसकी चीख जंगल में गूंज रही थी। जंगल का सन्नाटा हमें निगल रहा था। मैं, विकास और रिया पेड़ों के बीच भाग रहे थे। मेरे हाथ में मां का दिया हुआ ताबीज इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि मेरी हथेली में निशान पड़ गए। विशाल और सनी का गायब होना मेरे दिमाग में बार बार गूंज रहा था। हवा में सड़ांत की गंध इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। पेड़ों की टहनियां हमारे चेहरों को खरोंच रही थीं और हर कदम पर लग रहा था कि जंगल हमें अपने अंदर खींच रहा है। रिया मेरे पीछे थी। उसकी सांसें तेज और कांपती हुई थीं। विकास, हम कहां जा रहे हैं? उसने रोते हुए पूछा। उसकी आवाज डर से टूट रही थी। मैंने टॉर्च की रोशनी आगे डाली, जहां हाईवे की हल्की सी रोशनी अब और करीब दिख रही थी। बस थोड़ा और रिया, हाईवे तक पहुंच जाएंगे तो हम सुरक्षित होंगे, मैंने कहा, लेकिन मेरे शब्दों में विश्वास की कमी थी। तभी एक कर्कश चीख गूंजी। वो चुड़ैल फिर से हमारे सामने थी। उसकी सफेद साड़ी हवा में तैर रही थी और उसकी लाल आंखें हमें घूर रही थीं। उसके साथ वो बच्चा था जिसकी त्वचा सड़ी हुई थी और उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं। कीमत चुकाओ, उनकी आवाजें एक साथ गूंजीं, जैसे कोई मेरे दिमाग को खुरच रहा हो। मैंने अपने ताबीज को लहराया और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। मेरी आवाज जंगल में गूंज रही थी, लेकिन वो सन्नाटा उसे दबा रहा था। तभी चुड़ैल का घूंघट हवा में लहराया और उसका चेहरा सामने आया। मैं ठिठक गया। उसका चेहरा सड़ा हुआ था, जैसे लाश का, त्वचा काली और झुर्रीदार, आंखें लाल और मुंह में नुकीले दांत। लेकिन उस चेहरे में कुछ जाना पहचाना था, जैसे मैंने उसे पहले कहीं देखा हो। विकास, वो इंसान नहीं है, रिया ने चीख कर मेरा हाथ पकड़ा। तूने हमें बुलाया। चुड़ैल की कर्कश आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। मैंने ताबीज लहराया और चीखा, दूर हो जा। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और चुड़ैल एक पल के लिए पीछे हट गई, लेकिन उसकी हंसी जंगल में गूंज रही थी। विकास, वो हमें नहीं छोड़ेगी, रिया ने रोते हुए कहा। मैंने उसे गले लगाया और कहा, रिया हिम्मत रख, हमारा ताबीज हमें बचाएगा। लेकिन मेरे मन में डर था। विशाल और सनी को वो ले चुकी थी और अब हम बचे थे। हम हाईवे की तरफ भागे, लेकिन तभी जंगल में एक पुरानी जंग लगी रेलवे पटरी फिर से दिखी। पटरियों पर काला चिपचिपा खून था और उस पर एक ताबीज पड़ा था, ठीक वैसा ही जैसा उस बूढ़े और बच्चे के पास था। मैंने टॉर्च की रोशनी पटरियों पर डाली। वहां एक हल्की सी लाल चमक थी, जैसे भूतों की ट्रेन वहां से गुजरी हो। विकास, ये वही ट्रेन की पटरियां हैं, रिया ने फुसफुसाया। मैंने सिर हिलाया और कहा, हमें इनसे दूर रहना होगा। तभी एक और चीख गूंजी।
मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो चुड़ैल हवा में तैर रही थी और उसके साथ वो बूढ़ा और बच्चा थे। उनकी आंखें लाल थीं और उनके ताबीजों से काला धुआं निकल रहा था। तू हमारा है, उनकी आवाजें एक साथ गूंजी। मैंने ताबीज लहराया और हनुमान चालीसा और तेज किया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। मेरी आवाज जंगल में गूंज रही थी। तभी चुड़ैल ने अपनी साड़ी का घूंघट पूरी तरह हटाया और उसका चेहरा साफ दिखा। मैं स्तब्ध रह गया। उसका चेहरा सड़ा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक दर्द था, जैसे वो किसी पुरानी कहानी का हिस्सा हो। विकास, वो हमें कुछ बताना चाहती है, रिया ने फुसफुसाया। मैंने सिर हिलाया और हिम्मत जुटाकर चीखा, तू कौन है? तुझे हमसे क्या चाहिए? चुड़ैल ने एक कर्कश हंसी हंसी और उसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। मैं वो हूं जिसे तुमने भुला दिया। मैं वो हूं जिसका खून इस जंगल में बिखरा था। तभी जंगल में एक अजीब सी रोशनी फैली। चुड़ैल का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी सड़ी हुई त्वचा गायब हो रही थी और उसकी जगह एक औरत का चेहरा उभर रहा था, एक सुंदर लेकिन दुखी चेहरा। उसकी आंखें अब लाल नहीं थीं, बल्कि उनमें आंसुओं की चमक थी। मैं सावित्री हूं, उसने कहा। उसकी आवाज अब कर्कश नहीं थी। सालों पहले इस रूट पर मेरी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। मेरा बेटा और मेरे ससुर, हम सब मर गए, लेकिन हमारी आत्माएं इस जंगल में कैद हैं, क्योंकि हमारी मौत का बदला अधूरा है। मैं और रिया एक दूसरे को देख रहे थे। तुम्हारा बदला? मैंने कांपते हुए पूछा। सावित्री की आंखों में दर्द था। हमारी ट्रेन को जानबूझकर पटरी से उतारा गया था। एक साजिश थी, और वो ताबीज, वो हमारी आत्माओं को बांधे हुए है। तुम्हारा ताबीज, वो हमारी मुक्ति की चाबी है। मैंने अपने ताबीज को देखा। वो गर्म था, जैसे उसमें कोई ताकत जाग रही हो। ये ताबीज? मैंने फुसफुसाया। सावित्री ने सिर हिलाया। ये मेरे ससुर का था। उन्होंने इसे तुम्हारी मां को दिया था, ताकि एक दिन कोई हमारी आत्माओं को मुक्त कर सके। मैं स्तब्ध था। मेरी मां? मैंने पूछा। सावित्री ने कहा, तुम्हारी मां ने हमें वादा किया था कि तुम हमें मुक्त करोगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी होगी। रिया ने मेरे हाथ को और जोर से पकड़ा। विकास, ये क्या कह रही है? मैंने सिर हिलाया और कहा, पता नहीं रिया, लेकिन हमें इसकी बात सुननी होगी। सावित्री ने कहा, इस जंगल में एक पुराना मंदिर है। वहां तुम्हारा ताबीज हमारी आत्माओं को मुक्त कर सकता है, लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा। तभी वो बूढ़ा और बच्चा फिर से प्रकट हुए। उनकी आंखें लाल थीं और उनके ताबीजों से काला धुआं निकल रहा था। विकास, वो फिर से! रिया ने चीखा। मैंने ताबीज लहराया और हनुमान चालीसा और तेज किया। ना से रोग हरे सब पीरा। मेरी आवाज जंगल में गूंज रही थी। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और वो बूढ़ा और बच्चा गायब हो गए। लेकिन सावित्री अभी भी हमारे सामने थी। मंदिर तक पहुंचो, उसने कहा। वहां तुम्हें जवाब मिलेगा। हम हाईवे की तरफ भागे, लेकिन जंगल का सन्नाटा हमें डराए जा रहा था। सावित्री की कहानी मेरे दिमाग में गूंज रही थी। क्या मेरी मां को इस शाप के बारे में पता था? और ये ताबीज, ये हमारी मुक्ति की चाबी कैसे हो सकता था? तभी मुझे हाईवे की रोशनी दिखी। रिया, वो रहा! मैंने चीखा। हम उस रोशनी की तरफ दौड़े, लेकिन सावित्री की हंसी हमारे पीछे गूंज रही थी। कीमत चुकाओ! जंगल का सन्नाटा अब भी हमें अपने आगोश में लिए हुए था। मैं, विकास और रिया हाईवे की हल्की सी रोशनी की ओर भाग रहे थे। मेरे हाथ में मां का दिया हुआ ताबीज इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि मेरी हथेली में दर्द हो रहा था। विशाल और सनी का गायब होना मेरे दिमाग में बार बार गूंज रहा था, और सावित्री की कहानी, उसकी ट्रेन दुर्घटना, साजिश और ताबीज का रहस्य मेरे सिर को भारी कर रही थी। हवा में सड़ांत की गंध इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। पेड़ों की टहनियां हमारे चेहरों को खरोंच रही थीं और हर कदम पर लग रहा था कि जंगल हमें अपने अंदर खींच रहा है। रिया मेरे पीछे थी। उसकी सांसें तेज और कांपती हुई थीं। विकास, वो हाईवे, वो कितनी दूर है? उसने रोते हुए पूछा। उसकी आवाज डर से टूट रही थी। मैंने टॉर्च की रोशनी आगे डाली, जहां हाईवे की रोशनी अब और साफ दिख रही थी। बस थोड़ा और, रिया, हम पहुंच जाएंगे, मैंने चीखा, लेकिन मेरे शब्द खोखले थे। तभी एक कर्कश चीख गूंजी। वो सावित्री थी।
जिसे हम चुड़ैल समझ रहे थे। उसकी सफेद साड़ी हवा में तैर रही थी और उसकी आंखें अब लाल नहीं थीं, बल्कि उनमें एक दुखी चमक थी। मंदिर तक पहुंचो, उसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। मैंने ताबीज लहराया और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। मेरी आवाज जंगल में गूंज रही थी, लेकिन वो सन्नाटा उसे दबा रहा था। तभी जंगल के बीच से एक और आवाज आई, एक परिचित आवाज, विकास। मैं ठिठक गया। ये सनी की आवाज थी। सनी! मैंने चीखकर चारों तरफ टॉर्च की रोशनी डाली। रिया ने मेरे हाथ को और जोर से पकड़ा। विकास, वो गायब हो गया था। मैंने सिर हिलाया और कहा, हमें उसे ढूंढना होगा। हम उस आवाज की दिशा में दौड़े, लेकिन जंगल की छायाएं हमें घूर रही थीं। तभी एक पेड़ के पीछे सनी दिखा। वो जमीन पर बैठा था। उसका चेहरा पसीने और खून से सना था और उसकी आंखें डर से भरी थीं। सनी! मैंने चीखकर उसे गले लगाया। तू ठीक है? सनी ने कांपते हुए सिर हिलाया। विकास, वो चुड़ैल, वो मुझे ले गई थी। उसकी आवाज टूट रही थी। मैंने सोचा मैं मर गया, लेकिन वो मुझे छोड़ गई। रिया ने रोते हुए पूछा, सनी, तू कहां था? सनी ने सिर झुकाया और फुसफुसाया, मैं उस पुरानी ट्रेन में था। वो भूतों की ट्रेन, वो असली है। मैंने अपने ताबीज को और जोर से पकड़ा। सनी, तूने क्या देखा? सनी ने कांपते हुए कहा, वो ट्रेन, उसमें साए थे, वो बूढ़ा, वो बच्चा और वो औरत। उन्होंने मुझे कहा कि हमें मंदिर तक जाना होगा। मंदिर? रिया ने फुसफुसाया। मैंने सिर हिलाया। सावित्री ने भी यही कहा, हमें उस मंदिर को ढूंढना होगा। तभी एक और चीख गूंजी। वो सावित्री थी। उसकी साड़ी हवा में तैर रही थी और उसकी आंखें हमें घूर रही थीं। मंदिर तक पहुंचो, वरना। उसकी आवाज अधूरी रह गई और वो गायब हो गई। मैंने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ डाली। जंगल में एक पुरानी रेलवे पटरी फिर से दिखी और उस पर काला चिपचिपा खून था। विकास, हमें हाईवे तक जाना चाहिए, सनी ने कांपते हुए कहा। वहां शायद कोई मदद मिले। हम तीनों हाईवे की रोशनी की ओर भागे। पेड़ों की टहनियां हमें रोक रही थीं, लेकिन हम रुके नहीं। आखिरकार हम जंगल से बाहर निकले और हाईवे पर पहुंच गए। वहां एक छोटा सा ढाबा था, जिसकी मध्यम रोशनी रात में चमक रही थी। ढाबे के बाहर कुछ ट्रक खड़े थे और अंदर कुछ लोग बैठे चाय पी रहे थे। विकास, हमें वहां मदद मिलेगी, रिया ने चीखा। हम ढाबे की ओर दौड़े, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। ढाबे के अंदर एक बूढ़ा आदमी चाय बना रहा था। उसकी आंखें अजीब थीं, वैसी ही जैसे स्टेशन पर उस बूढ़े की थीं। क्या चाहिए? उसने कर्कश आवाज में पूछा। मैंने कांपते हुए कहा, हमें मदद चाहिए, हमारी ट्रेन, वो। मेरे शब्द अधूरे रह गए। बूढ़े ने एक अजीब सी मुस्कान दी और कहा, तुम लोग उस ट्रेन से आए हो ना? मैंने सिर हिलाया। हां, सियालदाह एक्सप्रेस। बूढ़े की मुस्कान और गहरी हो गई। वो ट्रेन, वो कई सालों से इस रूट पर भटक रही है। क्या मतलब? सनी ने चीखा। बूढ़े ने चाय का गिलास रखा और कहा, इस जंगल में एक ट्रेन दुर्घटना हुई थी। सावित्री, उसका बेटा और ससुर, वो सब मर गए, लेकिन उनकी आत्माएं अभी भी भटक रही हैं। और ये ढाबा, ये उनका ठिकाना है। मैंने अपने ताबीज को और जोर से पकड़ा। आपको ये सब कैसे पता है? बूढ़े ने हंसी और कहा, क्योंकि मैं भी उसी ट्रेन का हिस्सा था। रिया ने चीखकर मेरा हाथ पकड़ा। विकास, ये भी भूत है। मैंने टॉर्च की रोशनी बूढ़े पर डाली। उसकी आंखें अब सफेद थीं और उसके गले में वही ताबीज था जो सावित्री और उस बच्चे के पास था। तुम लोग मंदिर तक पहुंचो, उसने कहा, वरना तुम भी इस जंगल में कैद हो जाओगे। तभी ढाबे की लाइट्स टिमटिमाने लगीं और बाकी लोग जो चाय पी रहे थे अचानक गायब हो गए। विकास, भाग! सनी ने चीखा। हम तीनों ढाबे से बाहर दौड़े, लेकिन जंगल की छायाएं फिर से हमें घेर रही थीं। मैंने ताबीज लहराया और हनुमान चालीसा और तेज किया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। मेरी आवाज हाईवे पर गूंज रही थी। तभी सावित्री फिर से प्रकट हुई। मंदिर तक पहुंचो, उसकी आवाज मेरे दिमाग में थी। मैंने सनी और रिया को देखा और कहा, हमें उस मंदिर को ढूंढना होगा, यह हमारी आखिरी उम्मीद है। हाईवे की मध्यम रोशनी अब हमारे सामने थी, लेकिन जंगल का सन्नाटा और सावित्री की कर्कश चीखें अभी भी हमारे पीछे थीं। मैं, विकास, अपने दोस्तों सनी और रिया के साथ ढाबे से भागकर हाईवे पर खड़ा था।
मेरे हाथ में मां का दिया हुआ ताबीज गर्म था, जैसे उसमें कोई अनदेखी ताकत जाग रही हो। सनी का चेहरा अभी भी पसीने और खून से सना था और रिया की आंखें डर से भरी थीं। ढाबे वाले बूढ़े की बातें, उसकी सफेद आंखें और उसका दावा कि वो भी उसी शापित ट्रेन का हिस्सा था, मेरे दिमाग में गूंज रही थीं। सावित्री की चेतावनी, मंदिर तक पहुंचो, मेरे सिर में बार बार गूंज रही थी। विकास, हमें उस मंदिर को ढूंढना होगा, सनी ने कांपते हुए कहा। उसकी आवाज टूटी हुई थी। वो चुड़ैल हमें नहीं छोड़ेगी। मैंने अपने ताबीज को और जोर से पकड़ा और कहा, हां सनी, हमें मंदिर ढूंढना होगा। रिया ने रोते हुए पूछा, लेकिन विशाल, वो कहां है? मैंने सिर झुकाया। पता नहीं रिया, लेकिन अगर सावित्री की बात सच है तो मंदिर में हमें जवाब मिलेगा। हम हाईवे के किनारे चलने लगे, टॉर्च की रोशनी चारों तरफ बिखेरते हुए। जंगल का सन्नाटा अभी भी हमें घेरे हुए था और हवा में सड़ांत की गंध इतनी तेज थी कि मेरा गला घुट रहा था। तभी दूर से एक पुरानी जंग लगी रेलवे पटरी फिर से दिखी, जो हाईवे के समानांतर चल रही थी। उस पर काला चिपचिपा खून था और एक ताबीज पड़ा था, ठीक वैसा ही जैसा सावित्री और उस बच्चे के पास था। विकास, वो ट्रेन की पटरियां, रिया ने फुसफुसाया। मैंने टॉर्च की रोशनी पटरियों पर डाली। वहां एक हल्की सी लाल चमक थी, जैसे भूतों की ट्रेन वहां से गुजरी हो। हमें इनसे दूर रहना होगा, मैंने कहा और सनी रिया को हाईवे के दूसरी तरफ खींचा। लेकिन तभी एक कर्कश चीख गूंजी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। सावित्री हवा में तैर रही थी। उसकी साड़ी हवा में लहरा रही थी और उसकी आंखें अब दुखी थीं, लेकिन उसका चेहरा सड़ा हुआ था। उसके साथ वो बूढ़ा और बच्चा थे, जिनके ताबीजों से काला धुआं निकल रहा था। मंदिर तक पहुंचो, सावित्री की आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। मैंने ताबीज लहराया और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। मेरी आवाज हाईवे पर गूंज रही थी। तभी सनी ने चीखा, विकास, वो देख। उसने एक पुराने टूटे फूटे मंदिर की तरफ इशारा किया, जो हाईवे के किनारे जंगल में छिपा था। मंदिर की दीवारें जर्जर थीं और उसकी सीढ़ियों पर काई जमी थी। मंदिर के ऊपर एक अजीब सी लाल चमक थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत वहां मौजूद हो। वही मंदिर है, मैंने चीखा। हम तीनों मंदिर की ओर दौड़े, लेकिन तभी सावित्री फिर से प्रकट हुई। कीमत चुकाओ, उसकी आवाज जंगल में गूंज रही थी। हम मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचे। अंदर एक पुराना शिवलिंग था, जिसके आसपास काले धब्बे थे, जैसे खून के। मैंने अपने ताबीज को और जोर से पकड़ा और हनुमान चालीसा और तेज किया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, मेरी आवाज मंदिर में गूंज रही थी। तभी सावित्री, बूढ़ा और बच्चा मंदिर के प्रवेश द्वार पर प्रकट हुए। उनकी आंखें लाल थीं और उनके ताबीजों से काला धुआं निकल रहा था। विकास, वो हमें नहीं जाने देंगे, रिया ने चीखा। मैंने ताबीज लहराया और चीखा, सावित्री, हमें बता, ये कीमत क्या है? सावित्री की आंखों में दर्द था। तुम्हारा ताबीज, उसे शिवलिंग पर रखो, लेकिन सावधान, शाप का अंत तुम्हारी जान ले सकता है। मैंने अपने ताबीज को देखा। वो इतना गर्म था कि मेरी हथेली जल रही थी। विकास, मत कर, सनी ने चीखा। तुझे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? लेकिन मैंने सिर हिलाया। सनी, अगर हमने ये नहीं किया तो हम सब इस जंगल में कैद हो जाएंगे। मैंने हिम्मत जुटाई और ताबीज को शिवलिंग पर रखा। तभी मंदिर में एक तेज रोशनी फैली और सावित्री, बूढ़ा और बच्चा चीखने लगे। उनकी चीखें इतनी भयानक थीं कि मेरे कान दर्द करने लगे। काला धुआं मंदिर में फैल गया और शिवलिंग से एक लाल चमक निकली। विकास, ये क्या हो रहा है? रिया ने रोते हुए पूछा। मैंने उसे गले लगाया और कहा, रिया, हिम्मत रख, ये शाप का अंत है। तभी सावित्री की आकृति बदलने लगी। उसका सड़ा हुआ चेहरा गायब हो गया और उसकी जगह एक सुंदर औरत उभरी। उसकी आंखों में आंसुओं की चमक थी। धन्यवाद विकास, उसने कहा, तुमने हमें मुक्त कर दिया। बूढ़ा और बच्चा भी बदल गए। वो अब साए नहीं थे, बल्कि सामान्य इंसान। हमारी आत्माएं अब मुक्त हैं, बूढ़े ने कहा, लेकिन सावधान, इस जंगल में और भी शाप हैं। उनके शब्दों के साथ वो तीनों हवा में घुल गए। मंदिर की रोशनी धीमी हो गई और ताबीज ठंडा हो गया। लेकिन तभी मंदिर की दीवारों पर एक नई छाया उभरी, विशाल की। विकास, उसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंजी।
मैंने चीखकर टॉर्च की रोशनी दीवार पर डाली, लेकिन वो गायब थी। विशाल, मैंने पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। विकास, ये क्या था? सनी ने कांपते हुए पूछा। मैंने सिर हिलाया। पता नहीं सनी, शायद ये शाप का अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत है। रिया ने रोते हुए कहा। विकास, हमें यहां से जाना होगा। मैंने सिर हिलाया और कहा, हां चलो। हम मंदिर से बाहर निकले, लेकिन जंगल का सन्नाटा अभी भी हमें घेरे हुए था। हाईवे की रोशनी अब और मध्यम थी और दूर से एक ट्रेन की सीटी गूंज रही थी।